नमस्कार, मैं हूं प्रसून। आज बात होगी वैष्णो देवी तीर्थ यात्रियों पर हमले की, आतंकी हमले की जिम्मेदारी लेने वाले संगठन की, बात चश्मदीदों की, जिनकी माने तो जो मारे गए उनका महज कसूर इतना था कि वो हिंदू थे इसीलिए मारे गए। आला अधिकारियों के बयान से भी पता चलता है कि जानबूझकर इस हमले को 9 जून को ही अंजाम दिया गया, क्योंकि नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे थे। शुरू में आतंकियों ने बस को खाई में गिराने के लिए गोलाबारी की, बाद में सब गिर गए तो इसलिए गोली चलाते रहे कि सारे लोग मारे जाएं। आइए सुनते हैं चश्मदीदों को। फायरिंग कर रहा था। उसके बाद में 2 मिनट के बाद में बस जो है खाई में गिर गई। गिरने के बाद भी काफी टाइम तक फायरिंग हुआ। उसके बाद में रुक रुक के बीच बीच में फायरिंग होने लगा और लगभग आधा घंटा तक 1 घंटा तक फायरिंग हुआ। उसके बाद में कुछ लोग आए, उनकी सहायता से हम लोग बाहर निकल के आए। तो कितने लोग एक ही शख्स था जिसे आपने देखा था? हाँ, अपने आँख से मैंने केवल एक ही लोग को देखा था जो फायरिंग कर रहा था। हो सकता है कि आसपास में रहे हों, हम न देख पाए हों। बस के आगे आया था वो शख्स, आगे से फायरिंग की थी? जस्ट सामने से फायरिंग किया था। तो आप दर्शन करने के बाद वापस लौट रहे थे? हम लोग सब वापस लौट रहे थे दर्शन करने के बाद में। बस अचानक जो है बस पहाड़ से नीचे उतर रही थी, तभी देखा हमने कि जो है ऑन रोड पे एक व्यक्ति है जो काला पट्टी बांधे हुए था, मिलिट्री का जैसा ड्रेस पहने हुआ था और वो फायरिंग कर रहा था। फेस पे उन्होंने कवर किया? ब्लैक। तो गोली चालक को लगी थी सबसे पहली गोली? पहले हमें लग रहा है कि पहले चालक को लगी थी। अच्छा, अभी ये आप कह रहे हैं कि उनको लगी होगी और फिर संतुलन बिगड़ा होगा और फिर बस खाई में गिर गई है। एक तो कंफर्म लगी है, मत्थे पे लगी थी गोली, हम देखे हैं, उसके खून निकल रहा था। आप कहाँ बैठे थे? किस सीट हम पे? ड्राइवर के जस्ट बगल वाले सीट पर, लगभग 2 फुट की दूरी पर बगल में, बिल्कुल पास थे? बिल्कुल पास में बैठे थे। हाँ, तो उसके बाद जब बस खाई में गिर गई उसके बाद भी फायरिंग हुई थी? हाँ, उसके बाद में फायरिंग हुई। तो दिल्ली से वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए आए थे। दिल्ली के दर्शन करने के बाद हमारे पास कुछ टाइम बचा था, ट्रेन की टिकट लेट थी, तो हमने सोचा कि शिवखोड़ी का हम दर्शन कर आए। दर्शन करके जैसे हम वहां से निकले तो ठीक आधे घंटे बाद हमारी गाड़ी पे कुछ जैसे फायरिंग होना था, ऐसा फटाके से टूटना शुरू हो गया और शीशे से फूट गए और कुछ सेकंडों में हमारी गाड़ी खाई में चली गई। खाई में जाने के बाद में भी, नीचे गिरने के बाद भी कुछ सेकंड फायरिंग चली थी। उसके बाद फिर कुछ लोग, शेयरिंग बस थी, सब अलग अलग है, शेयरिंग बस थी। सूत्रों की मानी तो 6 से 7 आतंकियों ने तीर्थ यात्रियों पर हमला किया। उनके चेहरे नकाब से ढके थे। तीर्थ यात्री बताते हैं कि वो लोग जब गिरे तो एकदम चुप हो गए ताकि आतंकियों को पता न चले कि वो लोग जिंदा हैं। कुछ समय बाद सुरक्षा कर्मियों ने आकर उन्हें बचाया। अब सवाल है कि इस हमले की जिम्मेदारी लेने वाले टीआरएफ संगठन का क्या नाता है। तो आपको बता दें, द रेजिस्टेंस फ्रंट या टीआरएफ बोले तो इसका नाता जुड़ता है लश्कर तोयबा नाम से, यानी वो संगठन जो आतंकी गतिविधियों को अब तक अंजाम देता रहा है। रेजिस्टेंस फ्रंट की स्थापना अक्टूबर 2019 में अनुच्छेद 370 को खत्म करने और अगस्त 2019 में भारत सरकार द्वारा जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा रद्द करने के बाद की गई थी। इसकी टीआरएफ खुद को भारत से जम्मू कश्मीर की आज़ादी के लिए लड़ने वाले एक स्वदेशी कश्मीरी प्रतिरोध आंदोलन के रूप में खुद को चिन्हित करने की कोशिश करता है, जबकि भारत सरकार ने टीआरएफ पर लश्कर तोयबा का सहयोगी संगठन होने का आरोप लगाया। द रेजिस्टेंस फ्रंट या टीआरएफ एक अलगाववादी आतंकवादी संगठन है। यह संगठन नागरिकों पर हमलों और हत्याओं के लिए जिम्मेदार है, जिसमें कश्मीरी हिंदू जैसे धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित लोग भी शामिल हैं। सरकारी कर्मचारी, मजदूर, व्यापार करने वाले कारोबारी, स्थानीय राजनेता, पर्यटकों के साथ साथ स्थानीय पुलिसकर्मियों सहित भारतीय सुरक्षा बलों पर कई हमले के लिए यह संगठन जिम्मेदार है। जिहादी समूहों लश्कर तोयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के कैडरों का उपयोग करके यह संगठन खड़ा किया गया है। टीआरएफ को कश्मीरी स्वतंत्रता के प्रति अपने अधिक धर्मनिरपेक्ष रुख के लिए जाना जाता है, जिसमें लोगों और हमलों के तर्क हिजबुल मुजाहिदीन जैसे पिछले इस्लामी कश्मीरी विद्रोहियों से अलग है। यह समूह सोशल मीडिया पर महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज करता है
जिसका कुछ हिस्सा पाकिस्तान से जुड़ा हुआ पाया गया है। 1 अप्रैल 2020 को कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास 4 दिन तक चली फायरिंग के बाद टीआरएफ चर्चा में आया, जिसके दौरान 5 भारतीय पैरा कमांडो और 5 टीआरएफ आतंकवादी मारे गए थे। इसी मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं जीएस सौड़ी जी, रक्षा विशेषज्ञ प्रदीप नरूला जी, राजनीतिक विश्लेषक। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल सौड़ी साहब आपसे कि आखिर टीआरएफ जैसे संगठन, इनको क्या जरूरत है धर्मनिरपेक्षता का चोला पहनने की, जबकि कल जो हत्याएं हुई केवल हिंदू होने के कारण उनकी हत्याएं हुई। जय हिंद प्रसून जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूँ। ये जो कल दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण आतंकवादी वारदात हुई है रियासी में, सबसे पहले मैं श्रद्धांजलि देना चाहूंगा उन 9 लोगों को जिन्होंने अपनी जान खोई है। प्रसून जी देखिए, जब लश्कर ए तोयबा पे काफी अंतर्राष्ट्रीय दबाव आ रहा था, क्योंकि पाकिस्तान में स्थित संगठन है, तब इसने अपना नाम चेंज करके द रेजिस्टेंस फ्रंट किया, जिससे कि इसके साथ कोई भी इस्लामिक होने का कोई भी कनेक्शन ना हो। नाम तो इसने चेंज कर लिया, लेकिन जो उसकी हरकतें हैं वो वही हैं जो लश्कर ए तैयबा की पहले थी और अभी भी टीआरएफ वही कर रहा है। और ये जो चुन चुन के हिंदुओं को मारना या सिखों को मारना, ये बेसिकली ये एक दहशत फैलाना चाहते हैं जम्मू एंड कश्मीर में, क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा एजेंडा है। मैं 2 मिनट चाहूंगा आपके दर्शकों को बताना, क्योंकि आपका विख्यात चैनल है और पूरी दुनिया भर में देखा जाता है, रोज करोड़ों लोग देखते हैं। मैं बताना चाहूंगा कि देखिए, ये 2035 में पाकिस्तान और चीन ने मिलकर भारत पे एक 2 फ्रंट वॉर छेड़नी है, और इसीलिए 2035 तक पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के हालातों को, आतंकवादी हालातों को जीवित रखेगा, ताकि उसको एक बहाना मिले 2035 पे हमला बोलने का। तो ये जो आतंकवादी घटनाएं, ये आइसोलेशन में नहीं है, ये बहुत बड़ा गेम प्लान है पाकिस्तान का, और इनका जो लक्ष्य है वो है 2035 का 2 फ्रंट वॉर। जी प्रदीप नरूला जी, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, आखिर ऐसी परिस्थितियां क्यों उभर के सामने आ रही हैं कि जिस दिन प्रधानमंत्री का शपथ होता है उसी दिन हमला होता है? क्या यह केवल इसलिए हमला हुआ क्योंकि केंद्र में एक माना जाए या एक कयास लगाया जा रहा है कि कमजोर सरकार है, इसलिए आतंकवादी अपने बिलों से निकलकर फन फैलाए हुए हैं? प्रदीप जी। प्रदीप जी से दोबारा संपर्क करने की कोशिश करते हैं। सोडी साहब, इस बात का जवाब आप दे दीजिए। जी दोबारा क्वेश्चन रिपीट करेंगे क्योंकि थोड़ी ऑडियो में प्रॉब्लम आ गई थी। जी प्रदीप, सोडी साहब, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि केंद्र में जो मोदी सरकार बनी है, कई जगहों पे यह मैसेज गया है कि यह सरकार अस्थिर है या कहिए कमजोर सरकार है, इस कारण से आतंकवादी अपने बिलों से निकल के हमले कर रहे हैं। सोडी साहब। प्रसून जी देखिए, पहली बात तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ना अस्थिर है ना ही अनस्टेबल है, क्योंकि इनके पास बहुमत है 292, इनके पास मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, और कर सारी अलायंसेज ने एकजुट होकर शपथ समारोह में हिस्सा लिया है। तो ये तो मैं नहीं मानता। सोडी साहब, अफवाह जो उड़ाई जाती है उसके कोई सिर पैर नहीं होते हैं। क्या मेरा जानने का मकसद केवल इतना है कि क्या कश्मीर में इस तरह का मैसेज फैला हुआ है? प्रसून जी देखिए, ये जो कल वारदात हुई है आतंकवादी, ये इसलिए हुई है क्योंकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण समारोह था, और उसी दिन इतना बड़ा हमला करना, ये पूरी दुनिया को इन्होंने संदेश भेजा है कि हम अभी भी एक्टिव हैं। तो इसका डायरेक्ट, जो मेरी राय में जो इसका डायरेक्ट कनेक्शन है वो है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार उन्होंने शपथ, जो सेरेमनी उन्होंने शपथ ली प्रधानमंत्री की, और देखिए इस वक्त करके जो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में इनको माइलेज मिली है, जो हेडलाइंस मिली हैं, तो इनका जो काम था, इनका काम डबल इनके लिए सफल हुआ। पहला, ये 9 लोगों को मार पाए, और दूसरा, इन्हें इंटरनेशनल हेडलाइंस मिली उसी दिन जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी ने शपथ लेनी थी तीसरे बार प्रधानमंत्री के लिए। तो देखिए, ये जो आतंकवादी होते हैं, ये आतंकवादियों के दो मेन
कारण होते हैं कोई भी हमला करने के। पहला होता है दहशत फैलाना, दूसरा होता है कि उन्हें हेडलाइंस चाहिए होती है इंटरनेशनल मीडिया में, और ये इनको, और इसलिए ये दिन और समय चुन के ये वार करते हैं। प्रदीप नरूला जी, क्या यह मैसेज गया है कि मोदी सरकार कमजोर हो रही है? घाटी के विषय में पूछ रहा हूं, जिसके कारण से आतंकवादी अपने बिलों से बाहर आ गए। मैं अभी शौर्य जी की बात सुन रहा था, वो कह रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं है कि जो बात कही है कि मोदी सरकार कमजोर या गठबंधन को लेकर कोई ऐसी बात है। ये बात ठीक है कि इन्होंने, इन कायरों ने सिर्फ वो समय चुना जिस समय में सारा तंत्र, क्योंकि नई सरकार का गठन हो रहा था, वहां शपथ समारोह हो रहा था, और हमारे पड़ोसी मुल्क के 7 राष्ट्राध्यक्ष हमारे यहाँ मौजूद थे। सिर्फ एक इंटरनेशनल मैसेज देने के लिए इन कायरों ने एक कायराना हरकत की है, ये जो विभत्स हरकत की है। वैसे मैं आपको बता दूं कि हम भारत देश और मोदी सरकार अभी सक्षम है, क्योंकि पीछे भी उन्होंने करके दिखाया है, इसका जवाब उनको जरूर मिलेगा। लेकिन निस्संदेह ये क्षतिपूर्ति है, क्षतिपूर्ति इससे नहीं होगी, क्योंकि ये बहुत बड़ी क्षति है। हमने अपने 9 लोगों को खोया है, 9 लोग स्वर्गवासी हुए हैं। तो पहले तो मैं विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं उनको, और ये बुरी बात करता हूं कि सरकार कहीं कमजोर नहीं है। वो क्या समझ बैठे हैं उसका कोई तात्पर्य नहीं है। प्रदीप जी बेहद अहम बात कह रहे हैं बदला लिया जाएगा। अब बदला किससे लिया जाएगा? टीआरएफ के लीडर शेख सज्जाद गुल, जो इस आतंकी संगठन को अध्यक्षता करते हैं इसकी, या इसको आगे चलाते हैं, शेख सज्जाद गुल काफी समय तक घाटी में रहा, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो पाई। तो आपको क्या लगता है कि एक मैसेज देने में सरकार बहुत ज्यादा समय लेती है? नहीं, कई बार परिस्थितियां ऐसी हो जाती है, ये सरकार मैसेज देने में कोई समय नहीं लेती। कई बार परिस्थितियां, वहां की जो लोकल चीजें हैं, जो लोकल एनवायरनमेंट है या लोकल हालात है, उनमें वो अपने आप को बहुत देर तक बचा पाते हैं। और निस्संदेह पाकिस्तान का हाथ इसमें, जब वो टीआरएफ हो, मैं बात सुन रहा था अभी, बिल्कुल सही बात कह रहे थे कि नाम बदलने से कुछ नहीं होता। इनके पीछे कौन है सबको पता है, लश्कर तोयबा है। बिल्कुल सही प्रदीप जी। आतंकी हाफिज सईद जब पाकिस्तान में इस संगठन का निर्माण कर रहा था या उसको एक रूप दे रहा था, तो ये हमारी एजेंसियों को मालूम था। एलिमिनेट करने में सोडी साहब क्या दिक्कत आती है ऐसे लोगों को? देखिए प्रसून जी, भारतीय सरकार की ना ही नीयत है और ना ही नीति है कि हम किसी भी देश में हम किसी भी विदेशी नागरिक की हत्या करें। और ये भारतीय सरकार ने कई बारी ये बात स्पष्ट की है, जब हम पे अमेरिका और कनाडा ने भी गलत इल्जाम लगाए। भारतीय सरकार ने कहा यह ना हमारी नीयत है ना नीति है, आप हमें एविडेंस दीजिए, हम उसके ऊपर कठिन से कठिन कार्रवाई करेंगे। तो जहां तक बात है किसी को पाकिस्तान में मरवाने की, वो भारतीय सरकार ना किसको मंजूरी देती है, ना ही उनकी नीयत है, ना ही नीति है। लेकिन साथ में मैं ये भी कहना चाहूंगा कि कुछ भारतीय नागरिक हैं जो कि राष्ट्रवाद हैं, जिन्हें दुख लगता है कि पाकिस्तान की वजह से कितने हमारे हजारों लोगों की जान गई है, करोड़ों की संपत्ति बर्बाद हुई है, और वो खुद अपने दम पे जाके इन आतंकवादियों को मारते हैं। और जब ये आतंकवादियों को मारते हैं तो पाकिस्तान में दहशत फैलती है। तो अगर ये कुछ बड़े आतंकवादी अभी तक बचे हुए हैं, ये इसलिए बचे हुए हैं क्योंकि पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तानी सेना इनको पूरा सुरक्षा दे रही है, क्योंकि उनको पता है अगर ये ऊपर के गिने चुने ये बड़े आतंकवादी नेता मारे गए तो ये जम्मू कश्मीर में जो आतंकवाद है वो कुछ दिनों में ही खत्म हो जाएगा। जी, अब बात होती है कि पाकिस्तान की सरजमी का उपयोग हो रहा है इस तरह के आतंकवाद को फैलाने के लिए। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF की तरफ से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला गया है, और यह तब हुआ जब उन्होंने कहा कि लश्कर तोयबा, पाकिस्तान ने कहा था लश्कर तोयबा अब हमारे यहाँ हमारी सरजमी से आतंकी गतिविधियों को नहीं निपटा रहा है, मतलब नहीं कार्य रूप दे रहा है। लेकिन जब TRF आया तो उससे यह साफ था कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला है। उसको दोबारा 2018 के बाद दोबारा इस लिस्ट में डाल दिया गया, ग्रे लिस्ट में। ऐसे कार्रवाई करने से क्या लगता है कि आर्थिक गतिविधियों पे रोक लगाने से या किसी भी सरकार को आर्थिक रूप से कमजोर करने से आतंकवाद पे कुछ लगाम लगती है,
या ये महज टाइम पास है? सोढ़ी साहब। प्रसून जी देखिए, ये तो इतिहास गवाह है कि कोई भी आर्थिक प्रतिबंध कभी तरह काम नहीं किए हैं। अमेरिका ने रूस पे कितने आर्थिक प्रतिबंध लगाए उसके यूक्रेन के युद्ध के बाद, अमेरिका ने ईरान पे कितने लगाए, उत्तर कोरिया पे कितने लगाए, लेकिन कोई आर्थिक प्रतिबंध काम नहीं करते हैं आजकल के आधुनिक जमाने में। और पाकिस्तान को एक और जो तरीका है जहां से पैसे मिलते हैं ये आतंकवाद के लिए, वो है चीन। चीन कभी भी पर्दे के सामने नहीं आता है, वो पर्दे के पीछे पाकिस्तान को बेशुमार पैसा देता है ताकि पाकिस्तान भारत में आतंकवादी गतिविधियों को जारी रखे। और यही कारण है कि पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान की आर्थिक हालत कितनी खराब हुई है, लेकिन उसका आतंकवाद के लिए समर्थन ना गया है और ना ही आतंकवादियों को उसने पूरी तरह से समर्थन देना बंद किया, क्योंकि उसको चीन बहुत बड़े तरीके से बहुत बेशुमार पैसा दे रहा है भारत में अशांति और अस्थिरता फैलाने के लिए। और जैसे मैंने पहले बताया प्रसून जी, कि चीन और पाकिस्तान का लंबा लक्ष्य है वो है 2035 का टू फ्रंट वॉर। प्रदीप नरूला जी, ऐसी स्थिति परिस्थिति में भारत सरकार या मोदी सरकार के पास क्या विकल्प बचते हैं, क्या ऑप्शन है? देखिए, मैं आपको बताऊं, जितने भी राजनीतिक विकल्प हैं, जो नीति बनाने या विदेश नीति को लागू करना है या इकोनॉमिक प्रतिबंध की बात है, तो सूर्य जी कह रहे थे कि इकोनॉमिक प्रतिबंध से आज के समय में फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐसा नहीं है। जो कंट्री बहुत साधन संपन्न है उन पर फर्क नहीं पड़ता होगा। पाकिस्तान जैसे कंट्री जो हमेशा दूसरों से मांग कर खाने की सोचते हैं या उन्हीं पे उनका काम चलता है, ऐसे लोगों पर आर्थिक प्रतिबंध से बहुत फर्क पड़ता है। जब से आप देख लीजिए कि इंडिया से जब से ट्रेड खत्म हुआ है, उनकी हालत क्या है, उनके वहाँ चीजों की शॉर्टेज हो गई है, उनके वहाँ महंगाई का जो प्रारूप है वो लोग त्राही त्राही है, आटे को भी लोग तरस रहे हैं। लेकिन ये बात भी ठीक है कि यह देश अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला और हमें भारत को चाहिए कि और थोड़ा कड़ाई से इनके ऊपर एक्शन हो और इनसे बदला लिया जाए या इनके खिलाफ ऐसी ठीक है, यूएनओ में हम लोग उस फ्रंट पे तो काम करते ही हैं, हमेशा जवाब भी देते हैं, हमेशा उनके खिलाफ सबूत भी पेश करते हैं, लेकिन जमीनी कार्रवाई में भी अब हमें बहुत कड़े रुख अपनाने चाहिए। जी सोढ़ी साहब, भारत सरकार के पास क्या ऐसे विकल्प हैं जो पूरे विश्व के लिए मिसाल कायम कर सके? प्रसून जी, रैंड कॉर्पोरेशन जो अमेरिका का एक विख्यात थिंक टैंक है, उसने 30 जून 2008 को एक अध्ययन किया और उस अध्ययन रिपोर्ट में ये लिखा गया कि दुनिया भर में सिर्फ 7% आतंकवादी समस्याएं खत्म हुई हैं सेना की वजह से, जबकि 43% खत्म हुई हैं पॉलिटिकल डायलॉग की वजह से, 40% खत्म हुई हैं अच्छी पुलिसिंग की वजह से, 10% सब खत्म हुई जब आतंकवादियों के लक्ष्य पूर्ण हो गए हैं। तो जहां तक भारतीय सुरक्षा बलों का सवाल है, वो दिन रात वहां कड़ी मेहनत कर रहे हैं। मैं खुद वहां 2 साल पोस्टेड था जब सर्विस में था, पटन में, जो बारामूला के पास में। ना हमारे सोने का टाइम था ना खाने का टाइम था, तो सुरक्षा बलें तो अपना पूरा काम कर रही हैं। इस वक्त बहुत जरूरी हो जाता है कि सारी राजनीतिक पार्टियों को, चाहे विपक्ष हो सत्ता हो, सारों को इकट्ठे मिल के बैठ के एकजुट होके इसका पॉलिटिकल रेजोल्यूशन निकालना चाहिए, क्योंकि जब तक पॉलिटिकल डायलॉग नहीं होगा ये आतंकवादी गतिविधियां वहां खत्म नहीं होंगी। मैं बस 1 मिनट और चाहूंगा कि देखिए, सुरक्षा बल एक सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं टेबल पे लाने के लिए। हमने देखा पंजाब में 15 साल आतंकवाद चला, 1980 से लेकर 1995 तक, और 15 साल में वहां आतंकवाद खत्म हो गया। लेकिन क्या बात है कि 35 साल से ज्यादा हो रखे हैं और जम्मू कश्मीर में आतंकवाद खत्म नहीं हो रहा है। तो ये समय आ गया है कि जब सारी राजनीतिक पार्टियों को अपने राजनीतिक डिफरेंसेस को अलग रख के इकट्ठे बैठना चाहिए, और खास करके जम्मू कश्मीर की सारी राजनीतिक पार्टियों को इकट्ठे बैठ के इस मसले का हल निकालना चाहिए, क्योंकि यही तरीका है एक पॉलिटिकल डायलॉग के अलावा, और ये समस्या सॉल्व नहीं हो सकती जम्मू कश्मीर। जी प्रदीप नरूला जी, जो परिस्थितियां कश्मीर में दिख रही हैं उससे क्या लगता है आपको कि क्या कश्मीर में कभी भी एक कट्टरवादी धर्म के नाम पे जो आतंक फैलाते हैं इनसे कभी कश्मीर घाटी को मुक्त कराया जाएगा, या भारत सरकार को एक बड़े प्लान पे काम करना पड़ेगा जैसे चाइना करता है, जैसे वो उस प्रदेश में तमाम दूसरे प्रदेशों के लोगों के नागरिकों को लाके बसाता है और कट्टरपंथियों को अल्पसंख्यक बना देता है? क्या ऐसे किसी विकल्प पे ध्यान देना होगा प्रदीप जी?
देखो प्रसन्न जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पहले की और आपकी परिस्थिति में बहुत फर्क पड़ा है। आतंकवाद जो पहले था वो आज नहीं है। आज वो छुप छुपा के घात लगा के कोई ना कोई घटना जरूर कर जाते हैं, लेकिन पहले जिस तरह से निरंतर घटनाएं होती थी वो हमारी सेना के या हमारी दृढ़ पॉलिटिकल विल के कारण ही हुआ है। और मुझे लगता है कि जिस तरह की परिस्थितियां, जो चीजें आप बता रहे हैं, उनमें सरकार का जरूर कहीं ना कहीं कोई ना कोई पॉलिसी बनने की होगी जो एग्जीक्यूट होनी बाकी है। शायद मेरे ख्याल से अभी चर्चाएं भी हैं कि वहाँ पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट के तहत चुनाव भी बहुत नजदीक है, और उसके बाद शायद जो 370 धारा हटने के बाद धीरे धीरे वो जो जिस प्रक्रिया की आप बात कर रहे हैं कि वहां से बाहर के लोगों को बसाया जाना है, तो 370 धारा के बाद भी ये विकल्प भी खुला हो गया है। और मेरे ख्याल से आगे थोड़ा समय और लगेगा, क्योंकि ये एक नासूर और ऐसा फोड़ा बन चुका था, जहरीला फोड़ा हमारे लिए, जिस पे काबू पाने में थोड़ा समय और लगेगा। हम उम्मीद कर सकते हैं कि मोदी ने जो कहा था कि अगले 5 साल बेहद सख्त फैसलों का वक्त रहेगा और उसके नतीजे पूरे देश को पता चलेंगे। तो मुझे लगता है कश्मीर भी एक अहम मसला है जिस पे मोदी जी कोई भी ढिलाई नहीं बरतेंगे। समय की कमी के कारण इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। आप सभी मेहमानों का डिबेट में हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद। हमें दीजिए इजाज़त। बने रहिए एपीएन न्यूज़ के साथ।